हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय शिवी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एनसीएफ 2005 के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि इसी एक वीडियो के अंदर अंदर आपको एनसीएफ 2005 के बारे में संपूर्ण जानकारी दे सकूँ। ये टॉपिक सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीटेट के पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में दोनों ही पेपर में एनसीएफ 2005 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी सीटेट के स्टूडेंट्स हैं वो कृपया ध्यान दें इस बात पर, और आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करती हूँ मैं अपनी वीडियो को और एनसीएफ 2005 को पूरा एक्सप्लेन करते हैं। समझिएगा सबसे पहले स्टूडेंट्स कि एनसीएफ 2005 है क्या। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एनसीएफ है क्या, एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, ये क्यों बनाया गया है? इसका बनाने का रीज़न था कि बालकों को, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या चीज़ पढ़ाई जाए, क्यों पढ़ाई जाए, कैसे पढ़ाई जाए। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा की गई इस फ्रेमवर्क के अंदर, और ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया 2005 के अंतर्गत, इसीलिए इसको एनसीएफ 2005 बोला जाता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005। देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जो हिंदी में फुल फॉर्म होती है वो क्या है? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था सभ्यता और प्रगति। ठीक है, सभ्यता और प्रगति, इसका जो निबंध है, मैं आपको वो निबंध का जो पूरा निबंध है ना, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। मैं इस वीडियो में डालना भूल गई उसके बारे में, लेकिन सभ्यता और प्रगति आप गूगल पे जाकर भी पढ़ सकते हैं इस निबंध को। जो रविन्द्रनाथ टैगोर का ये निबंध था ना, सभ्यता और प्रगति, इसमें इन्होंने केवल और केवल सभ्यता के बारे में और देश की प्रगति के बारे में वर्णन किया है, जिसके आधार पर एनसीएफ को बनाया गया है। इसीलिए बोला जाता है कि एनसीएफ का निर्माण जो किया गया वो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध जो सभ्यता और प्रगति है वहाँ से इसका जन्म हुआ है। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि सृजनात्मक उदार आनंद बचपन की कुंजी है। सृजनात्मक उदार आनंद कैसा है? बचपन की कुंजी है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची, जो हमारा संविधान है ना, उसकी 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर कई सारी भाषाएं दी गई हैं। ठीक है, उन सभी भाषाओं के अंदर इसका जो निर्माण है वो किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीन राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, एनसीएफ अभी जो हमारी करंट शिक्षा प्रणाली चल रही है ना, उसका नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज यही है, एनसीएफ 2005। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 क्या है वो आपको समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पूरा मैंने पीडीएफ रेडी किया है आप लोगों के लिए, इसका पीडीएफ लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर करके सबसे पहले तो इसके प्रॉपर कंप्लीट नोट्स बना लें, और नोट्स बनाने को अगर वीडियो में आपको परेशानियां आ रही है तो टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लें। सेकेंड थिंग बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005 क्या है। ठीक है, मतलब मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है 2005 एनसीएफ के। देखिए, मैं यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ। तो जो स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम इंग्लिश में दे रहे हैं और जो हिंदी में दे रहे हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसके 5 सिद्धांत निकल के आते हैं, 5 प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं एनसीएफ के। पहले प्रिंसिपल में कहा गया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। देखिए, केवल जो शिक्षा है ना हमारी, जो बच्चों का ज्ञान है, वो केवल स्कूल तक सीमित नहीं होना चाहिए। बच्चे अपने पर्यावरण से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, अपने घर के एनवायरनमेंट से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, आसपास की दुनिया से सीखते हैं। तो ये बोला गया है कि जो हमारा ज्ञान है ना, वो केवल स्कूली दुनिया पर निर्भर नहीं होना चाहिए, उसको बाहर के जीवन से भी जोड़ा जाए, जो भी हमारे आसपास की दुनिया में घटित हो रहा है।
सेकेंड चीज़ बोली गई कि पढ़ाई की रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। देखिए बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट ऐसे हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं सब्जेक्ट्स के अंदर जिनको केवल रटने के अकॉर्डिंग बनाया गया था पहले, ठीक है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा प्रणाली बदलती जा रही है, जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है उसको चेंज किया जा रहा है, उसमें से रटने की प्रणाली को ख़त्म करके उसको साइंटिफिक बनाया जा रहा है। उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, उसके पीछे की थियोरी क्या है, क्यों, पर्पस क्या है उस चीज़ का, ठीक है। तो रटने की प्रणाली को ख़त्म किया जा रहा है। किसी भी टॉपिक के पीछे मुद्दा क्या है, उसका रीज़न क्या है, उसका साइंटिफिक रीजंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार करना, ठीक है। तो पढ़ाई की रटन प्रणाली को यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तीसरा है यहाँ पे पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। देखिए जो हमारी शिक्षा होती है ना, वो केवल हमें किताबों को पढ़ने से नहीं मिलती है। दुनिया, समाज, घर, परिवार, ठीक है, हमारे आसपास जो चीज़ें घटित हो रही हैं उन सब चीज़ों से भी हमें शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पर यही बोला गया कि जो हमारी पाठ्य चर्चा है, जो हमारी शिक्षा है ना, वो केवल हमारी पाठ्य पुस्तकों यानी हमारी केवल बुक्स तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, हम उससे क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड होनी चाहिए। चौथी चीज़ यहाँ पे कहा गई है कि कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, इसे लचीला बनाया जाए। देखिए यहाँ पे केवल क्लासेस का काम ये नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स आए, पीरियड हुआ, टीचर आया, क्लास में पढ़ाया और वो चले गए, नहीं। उसके अंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसके ज़रिए बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं, आनंद पूर्वक सीखते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ के साथ साथ कुछ बहुत सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह कराए जाएं, गेम्स के ज़रिए सिखाया जाए, फील्ड में बच्चों को लेके जाया जाए, हर एक सब्जेक्ट के लिए वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बोला गया है कि कक्षा की जो गतिविधियाँ हैं ना, वो केवल क्लास के अंदर ही ना सिखाई जाए, बल्कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, उसको प्रैक्टिकली समझाया जाए, ठीक है, उसको गेम्स के ज़रिए समझाया जाए। तो कक्षा को थोड़ा सा लचीलापन बनाया जाए, ठीक है, ताकि उसमें ये सारी चीज़ें ऐड हो सके। पांचवें पॉइंट में कहा गया है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। देखिए जो हमारा राष्ट्र है, ठीक है, जो हमारा राष्ट्र है उसके बारे में भी बच्चों को छोटी क्लासेस से ही समझाया जाए, राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों को तैयार किया जाए, उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप राष्ट्र का एक निर्माण किया जाता है, उन सब चीज़ों को भी बच्चों को स्कूल से ही सिखाया जाए, ठीक है। तो ये सारे पहलुओं पर ये 5 पॉइंट यानी कि जो 5 पॉइंट्स हैं, ये है प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ, जिनके अकॉर्डिंग एनसीएफ का निर्माण किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या निकल के आते हैं। तो सबसे पहला निकल के आता है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लास तक ही केवल हमारा ज्ञान सीमित नहीं होना चाहिए, हर एक तरीके से बच्चे को एनवायरनमेंट से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। केवल क्लास के ऊपर निर्भर ना रहे हमारा जो शिक्षा है, ठीक है, क्लासेस जो हैं। तो एनसीएफ 2005 सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था, ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। देखिए इसको सबसे पहले किस पे लागू किया गया, प्राथमिक शिक्षा पे लागू किया गया। क्यों किया गया, ताकि बच्चों के अंदर से जो रटने की प्रणाली बचपन से ही डाल दी जाती है ना, वो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। जब बचपन से ही प्राथमिक शिक्षा में बच्चा रटना सीख जाता है, तो वो आने वाली आगे की क्लासेस में भी सिर्फ रटता ही है चीज़ों को, जहाँ तक कि मैथ को भी वो रटता हुआ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत की गई प्राथमिक शिक्षा से कि रटन प्रणाली को किसी तरीके से खत्म किया जाए और बच्चे का चहुमुखी विकास, मतलब चारों तरफ से उसका विकास किया जाए, वो अपने एनवायरनमेंट से चीज़ों को भी सीखे। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, बाल केंद्रित, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर शिक्षा एनसीएफ 2005 किसके ऊपर केंद्रित है, तो वो बाल केंद्रित बनाई गई है। एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित बनाई गई है, ठीक है। इसमें ऐसी शिक्षा सामग्री का प्रयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ को इसमें शामिल किया जाए जिससे कि बच्चे का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व निकल के सामने आए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया था। देखिए एनसीईआरटी आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी का नाम आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण
NCERT ने किया है, 2005 में किया था, और इसका जो काम है वो 2004 से ही, मतलब इस पे जो मीटिंग्स थी वो 2004 में शुरू हो गई थी, ठीक है, और 2005 में इसको लागू कर दिया गया था। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि NCF ये डायरेक्टली 2005 में इसका निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। इससे पहले 2000 में एक कमेटी थी NCF 2000 के नाम से, ठीक है। इसके अंदर कुछ सुधार करने के बाद NCF 2005 का निर्माण हुआ है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में NCF 2005 ही काम कर रहा है। इससे पहले भी दो कमेटीज और थी, 1994 में थी और 1998 में भी, और उसके बाद NCF 2000, फिर उसके बाद NCF 2005। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यहाँ पे NCF 2000 NCF 2005 है कि 2000 के अंदर सुधार करके ही NCF 2005 का निर्माण किया गया, और एट प्रेजेंट में भी NCF 2005 ही काम कर रहा है। क्लियर? तो बता दें कि NCERT के द्वारा NCF 2005 का निर्माण किया गया यहाँ पे, ठीक है। और इसको करने का कार्य निर्देशक किसे चुना गया? प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में ये काम किया गया। नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में इसका पूर्ण निर्देशक किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों को अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हर एक विद्यार्थी के अंदर अपनी एक क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कभी समाज के द्वारा, कभी घर परिवार के द्वारा, कभी स्कूल के द्वारा, कभी जो भी हमारे आसपास के दोस्त, फ्रेंड, माहौल, जो भी कुछ है, उन लोगों के द्वारा जो हमारे कौशल होते हैं, जो हमारी क्षमताएं होती हैं, जो हमारी अंदर एक क्वालिटी होती है, हर इंसान में अपनी एक कोई ना कोई क्वालिटी होती है जो कि बेस्ट होती है उसके लिए, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि जो भी क्वालिटी हर एक इंसान के अंदर पाई जाती है ना, उसके ऊपर काम किया जाए। हर इंसान के जो, हर एक विद्यार्थी के जो अपनी क्षमताएं और अपने जो कौशल हैं उनको बाहर निकाला जाए और उनको मौका प्रदान किया जाए उनके कौशल के अकॉर्डिंग, ताकि वो केवल रटंत प्रणाली पर निर्भर नहीं रहे कि उनको सिर्फ पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर एक नौकरी करनी है। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, सपोज अगर कोई किसी बच्चे की सिंगिंग एक क्वालिटी है तो वो सिंगर ही बन पाए, उसकी क्वालिटीज़ को जागृत किया जाए। किसी बच्चे को बहुत अच्छा डांस आता है तो उसको बचपन से ही डांस की तरफ अग्रसर किया जाए ताकि वो अपना करियर उसी फील्ड में बना सके। अपने कार्य कौशल को पहचानने की कोशिश करवाई गई इसके द्वारा, ताकि विद्यार्थियों को एक सही मार्गदर्शन मिल सके। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो बेटा। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर टाइम टू टाइम देती हूँ, आप लोग देखते भी हैं टाइम से, आपको आपके हर एक कमेंट का जवाब मिल जाता है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ेंगे, आप वीडियोस को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो फिर हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, स्टूडेंट्स हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, हमें उनको पढ़ाना है, उनके लिए कुछ करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया कीजिए, हमसे जुड़ा करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई अगर आपको परेशानी है तो आप कमेंट कीजिए हमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, NCF 2005 में क्या लिखा है। NCF 2005 में लिखा गया है, शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। शिक्षा को किस रूप में देखा जाना चाहिए? मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि समाज के अंदर बहुत ज़्यादा पिछड़ापन था पहले, जो धीरे धीरे करके चीज़ें काफ़ी ख़त्म की जा रही हैं, काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो गई हैं, लेकिन अभी भी पूर्णतः ख़त्म नहीं हुई हैं समाज से। आज भी कहीं ना कहीं लिंग के आधार पर, बच्चों की गरीबी के आधार पर या उनकी जाति के आधार पर किसी न किसी रूप में बच्चों का आज भी शोषण हो रहा है बहुत सारी जगहों पर, जिसके कारण क्या है कि बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं, समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर NCF 2005 में ये लिखा है कि शिक्षा को एक मुक्त प्रणाली बनाना है, ठीक है। बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। और इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना गरीबी का, ना लिंग का, ना जाति का, ना किसी भी प्रकार का। उनके शोषण को रोकना, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहले, हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए यहाँ पर,
ये ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसकी जो पहल थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी पहल की गई थी। ठीक है, और इसकी पहल किसने की थी? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में हुई थी। ये नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर यशपाल का नाम। प्रोफेसर यशपाल का नाम बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण किया गया ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं बल्कि बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों को रटन प्रणाली से मुक्ति किया जाए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा ना हो। इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करती है। सारी बातें मैं आपको भी बता चुकी हूँ। क्लियर? यहाँ पर दो चीज़ याद रखिएगा सिर्फ कि ये मानव विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी पहल की गई थी और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? प्रोफेसर यशपाल की, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 की प्रमुख सुझाव क्या हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर मातृभाषा पे ही जोर दिया गया। भाषा का माध्यम क्या होगा? मातृभाषा। शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि को अधिकतम प्रयोग किया जाए। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ठीक है, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पॉज कर करके आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए स्टूडेंट्स। एक एक टॉपिक, एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीएफ में, और इस वीडियो से बाहर, इस पीडीएफ से बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाने वाला। मैं आपको सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर करवाती हुई चल रही हूँ। आगे देखिए, और लास्ट में एमसीक्यूज भी करवाऊंगी आपको वीडियो के लास्ट में। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली का असफल प्रतीक है। मतलब जो पहले मोटा मोटा पाठ्यक्रम हुआ करता था, बड़ा बड़ा किताबें हुआ करती थी, उन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए। सीमित एक सिलेबस बनाया जाए जो कि बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल उन टॉपिक्स को डाला जाए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। देखिए, बच्चों को उपदेश देकर नहीं कि आपको ये चीज़ सीखनी है या इसके पीछे का रीज़न, बच्चों को ना उन चीज़ों को वातावरण देकर, मतलब मैंने आपको बताया ना कि बच्चों को फील्ड में लेके जाओ, गेम्स के जरिए सिखाओ, उसके पीछे की टेक्निकल थ्योरी को पढ़ाओ। ठीक है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, क्यों ये थ्योरी बनी है, क्यों हमें ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों के मुद्दों के ऊपर हिसाब से टॉपिक को पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए। अभिभावक को सख्त का संदेश दिया जाएगी। बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। ठीक है, देखिए आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। आजकल आप लोग सब देख ही रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा रील्स का ज़माना चलना शुरू हो गया है। आजकल मैं देखती हूँ इस चीज़ को कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, रील्स बनाने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है बहुत ज़्यादा कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को शो किया जाए। बचपन में ही उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी उम्र में उनसे बहुत सारी आकांक्षाएं रखी जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बच्चों के म्यूज़िक प्रोग्राम्स होते हैं, डांसिंग प्रोग्राम्स होते हैं। मैं देखती हूँ वहाँ 3-3, 4-4 साल की उम्र के बच्चे जो होते हैं आके परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ का विरोध नहीं कर रही हूँ कि ये चीज़ गलत है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बच्चे पर दबाव बनाना देखकर, जैसे कोई बच्चा 3 साल या 4 साल की उम्र का स्टेज पे आके परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, उसकी क्वालिटी है। लेकिन और अलग माँ बाप के अलग जो पेरेंट्स हैं वो उन वीडियोस से देख के अपने बच्चों को फोर्स करें कि अरे नहीं देखो, वो 3 साल का बच्चा इतनी अच्छी इतना अच्छा डांस कर रहा है, तो आपको भी ऐसा ही डांस करना है। ऐसी आकांक्षाएं बच्चों से नहीं रखनी चाहिए, उससे बच्चों पे मेंटली प्रेशर आता है। तो ऐसी आकांक्षाओं को ख़त्म करना है। ठीक है, बच्चों पे बचपन में ही दबाव नहीं बनाना है। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करने की कोशिश करनी है। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। देखिए, अगर आप किसी भी टॉपिक पे बहस कर रहे हैं ना, तो आपके पास उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास में मौलिक अधिकार है, मौलिक कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में मुद्दे को उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वह जो आपकी मौलिक अधिकार, मौलिक विचार है ना, वो एक पूर्ण मतलब एक तर्कपूर्ण बहस होनी चाहिए, उसके पीछे लॉजिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मुद्दे पे बहस कर रहे हैं और आपको उसके पीछे का रीज़न ही नहीं पता है। तो तर्कपूर्ण बहस होनी चाहिए। खेल आनंद, बात सामूहिक ताकि भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने, बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दे।
देखिए जो हमारी एजुकेशन है ना उसमें खेल वगैरह को भी जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे के अंदर जो है हर तरीके की भावनाओं का विकास हो सके। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक को चुनने का अवसर दे, ताकि बच्चे अलग अलग टाइप की जब बुक्स पढ़ेंगे तो उनको नॉलेज मिलेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए, बिल्कुल। शिक्षा अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का ही प्रयोग किया जाए। बार बार देखिएगा यहाँ पे मातृभाषा का यूज हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में पूछा जा सकता है आपसे। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए, बिल्कुल। देखिए जो सजा दी जाती है बच्चों को उसको भी सीमित रखा जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, और बिल्कुल ही ठीक है। और पुरस्कार की भावना को भी सीमित रखा जाना चाहिए, नहीं तो पुरस्कार जब बच्चों को ज़्यादा दिए जाते हैं तो बच्चों के अंदर ना एक भावनाहीन भावनाएं विकसित हो जाती हैं, ठीक है। तो पुरस्कार की भावना को भी सीमित रखा जाना चाहिए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें, बिल्कुल। कल्पना का मौलिक लेखन की अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम आयोजन होना चाहिए। बालक के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्य चर्चा हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। समावेशी वातावरण आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। समावेशी वातावरण कैसा वातावरण होता है, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं है कि क्लास से अलग बिठा दिया जाए या उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाए या उस बच्चे पर ध्यान ना दिया जाए, बल्कि जो बच्चे क्लास के अंदर होशियार हैं वो उस बच्चे को पढ़ने पढ़ाने में मदद करें, उसको क्लास में आगे बिठाया जाए, उसकी परेशानियों को समझा जाए। तो बच्चे ऐसी कक्षा को बोलते हैं समावेशी कक्षा। तो सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण को तैयार किया जाना चाहिए। तो ये थे एनसीएफ 2005 की कुछ प्रमुख विशेषताएं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पाठ्यक्रम क्या चीज़ है, देखिए पाठ्यक्रम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें पाठ्य का तो अर्थ होता है पढ़ने की योग्य सामग्री और क्रम का अर्थ मतलब होता है एक निश्चित व्यवस्था, अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है, ठीक है। करिकुलम शब्द से मिलकर बना है ये, तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुर्रुर शब्द से बना है। कौन सी भाषा के, लैटिन भाषा के कुर्रुर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। करिकुलम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लैटिन भाषा के कुर्रुर से बना है और इसका मतलब होता है दौड़ का मैदान, अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करता है। क्लियर, आगे बढ़िए। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में, भाषा के बारे में, गणित के बारे में, साइंस के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि हर एक जो आपका पेपर होगा उसमें अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ्स में भी ये क्वेश्चन आएगा, साइंस में भी ये क्वेश्चन आएगा, ईवीएस में भी ये क्वेश्चन आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या रखा गया है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपयोग द्वारा हेतु सहायक है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक को केवल एज शिक्षा देने का स्रोत नहीं माना गया है, ठीक है, बल्कि वो एक ऐसा साधन भी है जो सूचना को अर्थ या उसके बोध में बदलने की प्रक्रिया में भी बच्चों का भागीदार है, ठीक है। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण क्या रखा गया है कि प्रत्येक बच्चे को सीखने के लिए गति और प्रकृति अलग होती है। हर बच्चे के सीखने की जो गति है ना, कोई बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, कोई बच्चा थोड़ा देर से सीखता है, हर तरीके के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, और उनकी जो प्रकृति होती है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने अर्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए कोई स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखकर चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ को पढ़ के ही बहुत जल्दी समझ में आता है। तो हर बच्चे की गति भी अलग होती है, प्रकृति भी अलग होती है, उनको उनकी गति और प्रकृति के अकॉर्डिंग ही समझाया और सिखाया जाना चाहिए। भाषा के प्रति दृष्टिकोण रखा गया है कि बच्चों में भाषा के समझने, अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। जन्म से ही बच्चा अपनी भाषा, देखिए जब कोई बच्चा बचपन से, देखिए सपोज कोई गांव का बच्चा है, ठीक है, वो अपने यहाँ की जो गांव की भाषा होती है वो वही भाषा बोलता है। कोई जो शहर का बच्चा है, जो उसके घर का एनवायरनमेंट है, वो उसी के अकॉर्डिंग उसी भाषा का इस्तेमाल करता है। तो बच्चों में जो भाषा को समझने की अभिव्यक्ति होती है वो उनकी जन्मजात होती है, जो उनको उनके घर से मिलती है,
ठीक है। एनसीएफ 2005 गणित के प्रति दृष्टिकोण क्या रखा गया है कि बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, अंक गणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात सामान्य परिमाण, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। क्लियर। बच्चे गणित की मूल संरचना जो हमारे अर्थमेटिक है, बीजगणित, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, तो इन सब में जो उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं ना, उनके समाधान के लिए बच्चे अपने अकॉर्डिंग अपनी पुष्टि करते हैं, अपनी स्थितियां लगाते हैं, अपने अनुमान लगाते हैं, उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों को वो सारे मौके दिए जाने चाहिए कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग जो उनके समाधान है वो आपके सामने रख सकें। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 शिक्षण गणित का उद्देश्य। देखिए यहाँ पे ये सीटेट पार्ट सेकंड के लिए ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सीटेट पार्ट सेकंड मैथ्स और साइंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये वाले। एनसीएफ 2005 शिक्षण गणित का उद्देश्य क्या है और एनसीएफ 2005 शिक्षण विज्ञान का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले गणित का उद्देश्य देखिए। गणित की विभिन्न शाखाओं बीजगणित, संख्या, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, असतत गणित और संभाव्यता और आंकड़ों से अवधारणा को समझना और दिखाना। अपरिचित और परिचित दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणाओं का उपयोग करें। समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुनें और उनको लागू करें। छात्रों को तर्क और कल्पना में अमूर्तता की कल्पना और समस्याओं को हल करना। ठीक है। देखिए वैसे भी पेडागोजी में हमने पढ़ा गणित का ज्ञान कैसा है, तर्क ज्ञान है। तो छात्रों को तर्क और कल्पना में अमूर्तता की कल्पना करना और समस्याओं को हल करना। ठीक है। विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे आरेख, सूत्र, चार्ट, टेबल, मॉडल, ग्राफ आदि का उपयोग करना। बच्चों को ये सारी चीज़ें अगर उपलब्ध कराई जाएंगी, बच्चों को अगर आरेख के जरिए, सूत्र के जरिए, चार्ट या टेबल, मॉडल, इन सब के जरिए, ग्राफ के जरिए सिखाया जाएगा तो बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं और बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए मौके भी दिए जाने चाहिए। साइंस के प्रति उद्देश्य देखिए। कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तरीकों को समझने के लिए, विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करने के लिए, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित और सराहना करने के लिए, पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल को प्राप्त करने के लिए। प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए जैसे ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण का संरक्षण, जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना। जब बच्चों में इस तरीके की सोच होगी तभी वो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। पूरी थ्योरी मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। कोई और डाउट है तो कमेंट करके पूछें स्टूडेंट्स। अभी जो प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीएफ 2005 से रिलेटेड वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है, वो मैंने आपको बताया एनसीएफ 2005। और इससे पहले क्या था, एनसीएफ 2000। ठीक है। और इसके लिए बैठक कब बैठी थी, वो 2004 में बैठी थी और ये इम्प्लीमेंट कब हुई थी, 2005 में की गई थी। क्लियर। इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया, तो अभी बताया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था, तो वो थे प्रोफेसर यशपाल। ठीक है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इसको तैयार किया गया था और इनकी अध्यक्षता में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। बिना भार के अधिगम एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से किया गया था, सभ्यता और प्रगति। इसके बारे में मैंने आपको पीछे बताया था। एनसीएफ 2000 में बल दिया गया है किस पे, शांति के लिए शिक्षा पे बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति को बताया गया है। आगे देखिए। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है कि वातावरण के जो भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। बच्चा सबसे ज़्यादा जोर किस चीज़ पे दिया गया है कि वातावरण से बच्चे को सिखाया जाए। स्कूल का वातावरण, घर का वातावरण, आसपास का, पड़ोस का वातावरण। केवल जो हमारी शिक्षा है वो क्लास के केवल कक्षा तक ही सीमित ना रहे, तो वातावरण के जो भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम है ना, उनके अधिगम पर जोर दिया जाना चाहिए। करिकुलम किस शब्द का अर्थ है, लैटिन भाषा का, अभी पढ़ाया था आपको पीछे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया, 2005 में बनाया गया था।
एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये एनसीईआरटी ने आयोजित की थी, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यशपाल शर्मा समिति के कुल कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस में। आगे देखिए, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा क्या है? तो क्रमशः प्रथम भाषा क्या हो गई? राष्ट्रीय भाषा यानी कि राज्य भाषा। और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि एनसीएफ 2005 में किस पे जोर दिया गया है? मातृभाषा पे जोर दिया गया है। ठीक है, एनसीएफ 2005 मातृभाषा को ही फॉलो करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, प्रथम भाषा कौन सी होगी? जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है या जो हमारी राज्य की भाषा है। द्वितीय भाषा हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। तृतीय भाषा जो होती है हमारी स्थानीय भाषा होती है, कि हम कहाँ पर रहते हैं, हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं, हम किस स्टेट में रह रहे हैं। लाइक जैसे हम पंजाबी बोल रहे हैं, कन्नड़ बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, हम जिस भी स्टेट में रह रहे हैं वो हमारी स्थानीय भाषा होती है। ठीक है, लेकिन हमारी मातृभाषा जो होती है वो प्रथम होती है, उसको हम हिंदी बोलते हैं। सेकेंड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और तृतीय भाषा वो जो जिस जगह पर हम जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है। क्लियर? एनसीएफ 2005 भी सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या माननीय से बचा जाए। एनसीएफ 2005 भी सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या माननीय से बचाया जाए? ज्ञान मान्य से। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर ध्यान दिया गया है। अभी मैंने आपको पीछे बताया भी था ये चीज। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित अर्थ है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। क्योंकि शिक्षा के बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ है पाठ्य चर्चा के बोझ को कम करना। बार बार यहाँ पर एक ही चीज रिपीट हो रही है, पाठ्य चर्चा के बोझ को कम करना। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कैसा? कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, तभी बच्चे उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? गणित के उच्च उद्देश्य के लक्ष्य की प्राप्ति को करना। क्लियर? एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? कि एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना को बनाना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब मैंने बता दिया आपको, एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कक्षा 10वीं की जो परीक्षाएं हैं ना, वो कंपलसरी ना हो कि ऐच्छिक होनी चाहिए, इस बात पर सुझाव दिया गया था। एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है? करके सीखने पर बल देती है। एनसीएफ 2005 में कला की शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए और विचार हुआ था? 1993 में हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि पहले एनसीएफ 1993 था, एनसीएफ 1993, फिर इसके बाद एनसीएफ मे बी 1998, फिर उसके बाद 2000 और फिर उसके बाद 2005। क्लियर? एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में की सुधार को समझाया गया है। तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन को समझाया गया है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स एनसीएफ से रिलेटेड। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी मेरे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर कीजिए।